हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेज़ोलैक्राइमल डक्ट सिस्टम और उससे रिलेटेड डिजीज़। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम की एनाटमी क्या होती है। तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, ये आईज़ है, ठीक है। आईज़ में दो होल होते हैं, एक होल ऊपर की साइड होता है, एक होल नीचे की साइड होता है, ठीक है। ये जो पिंक कलर से और ये वाला, ठीक है। सो जो ये लोअर आईलिड पे ये हमारी आईलिड है, ठीक है। और आईलिड पे हमारे होल मौजूद होते हैं दो छोटे से पिन पॉइंटेड। तो ये जो लोअर आईलिड पे मौजूद है वो कहलाता है लोअर पंक्टम, और जो अपर आईलिड पे मौजूद है वो कहलाता है अपर पंक्टम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इस पोजीशन पे हमारा एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है लैक्राइमल ग्लैंड, जो कि टीयर्स का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये जो हमारे दो पंक्टम है, अपर पंक्टम एंड लोअर पंक्टम, ये आगे चल के खुलते हैं कैनालिकुलाइज में, ठीक है। तो अपर पंक्टम खुलता है अपर कैनालिकुलाई में एंड लोअर पंक्टम खुलता है लोअर कैनालिकुलाई में। ये दोनों कैनालिकुलाइज आगे जाके जुड़ जाते हैं और एक एरिया बनता है जिसे कहते हैं लैक्राइमल सैक, ठीक है, ये वाला एरिया। फिर इसके बाद एक इस तरीके से डक्ट जैसी बनती है जिसका नाम होता है टीयर डक्ट या नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, ठीक है। तो ये नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम की एनाटमी होती है। इस सिस्टम से होता क्या है कि लगातार हमारी आँखों में मॉइस्चर बना रहे, इसीलिए लगातार आँखों में टीयर का प्रोडक्शन होता रहता है, ठीक है। लेकिन वो क्या है, ड्रेन आउट होता रहता है लगातार। ऐसा नहीं होता है कि आँखों में जितना टीयर्स बन रहे हैं वो बाहर आउटफ्लो हो रहे हैं, वो नहीं होते हैं। वो लगातार बनते रहते हैं हमारी आँखों में मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, और वो लगातार बन के इस सिस्टम के थ्रू ड्रेन आउट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम का ऐसा रोल है। अब इसके अलावा ये जो सिस्टम है इसमें ना नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम में दो वेल्व होते हैं जो कि टीयर्स के बैक फ्लो को रोकते हैं। जिस तरीके से हार्ट में वेल्व होता है ना जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है, उसी तरीके से यहाँ पे लैक्राइमल सिस्टम में भी दो वेल्व होते हैं जो कि टीयर्स के बैक फ्लो को रोकते हैं। एक वेल्व होता है इधर जिसका नाम होता है वेल्व ऑफ रोजेनमुलर, एक वेल्व होता है इधर नीचे जिसका नाम होता है वेल्व ऑफ हेसेनर। ये जो डक्ट है जिसका नाम टीयर डक्ट या नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है, ये नोज़ में ओपन होती है, ठीक है। तो लगातार सिक्रीशन बनता रहता है, नोज़ में ओपन होता है और नोज़ में जाता है वो सब। इसके अलावा देखो लैक्राइमल सैक जो है, ये जो लैक्राइमल सैक है ये एक कैविटी में मौजूद होता है, ठीक है। उस कैविटी का नाम है लैक्राइमल फोसा। बोनी कैविटी होती है जिसमें ये सिस्टम मौजूद है, उसका नाम होता है लैक्राइमल फोसा। ये लैक्राइमल फोसा बनता किससे, ये कैविटी किससे बन रही है, तो फ्रंटल मैग्जिला और लैक्राइमल बोन, ये दोनों चीज़ें मिलके बनाती हैं हमारा लैक्राइमल फोसा। अब दो वेल्व जो मौजूद होती हैं जो कि टीयर्स के बैक फ्लो को रोकती हैं, वो मैंने बताया वेल्व ऑफ रोजेनमुलर एंड वेल्व ऑफ हेसनर, ठीक है। नेज़ोलैक्राइमल डक्ट की पोजीशन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो क्या होती है, डाउनवर्ड होता है, बैकवर्ड एंड लेटरली, कुछ इस तरीके से इसकी लोकेशन होती है। इसको याद कर सकते हैं बदला से, ठीक है। बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरली, ये इसकी लोकेशन होती है। अब नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम में इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो उसके क्या क्या कारण है कि नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम में इंजरी हो जाए। डॉग बाइट है, वॉयलेंस है, मार पिटाई है, कार एक्सीडेंट हो गया, किसी तरीके का हेड ट्रॉमा है, या मिड फेस फ्रैक्चर हो गया है। इसके अलावा एंडोनेजल सर्जिकल प्रोसीजर जो कि पॉलीपेक्टमी सर्जरी होती है, जब कभी भी नाक के अंदर पॉलिप बन जाता है, ठीक है। पॉलिप क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का एक पेडंक्यूलेटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है वो, इस तरीके से। तो जब कभी नाक में पॉलिप बन जाता है तो उसकी पॉलिप को रिमूव करने की सर्जरी कहलाती है पॉलीपेक्टमी सर्जरी, और इस सर्जरी के दौरान भी नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम में कुछ इंजरी हो सकती है, ठीक है। अब जो हमारा लैक्राइमल पंप है, ठीक है, ये जो पूरा लैक्राइमल सिस्टम है ये एक पंप की तरह काम करता है ताकि प्रॉपर ड्रेन आउट होते रहे टीयर्स। तो यहाँ पे एक मसल रोल प्ले करती है जिसका नाम होता है ऑर्बिक्यूलरिस मसल, ठीक है। इसको 7th नर्व सप्लाई करती है।
मैंने बताया टीयर्स जो हमारा लैक्राइमल ग्लैंड है ऊपर यहाँ पे ये जो पोजीशन है, यहाँ पे जो लैक्राइमल ग्लैंड है ये क्या करता है, लगातार टीयर्स का प्रोडक्शन करता रहता है। और टीयर्स आंखों से बाहर क्यों नहीं आते, क्योंकि वो नेजो लैक्राइमल सिस्टम के थ्रू ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो टीयर्स जो है लगातार बनते रहते हैं लैक्राइमल ग्लैंड में। लैक्राइमल ग्लैंड दो तरीके का होता है, मेन एंड एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। जो मेन लैक्राइमल ग्लैंड है वो अगेन दो तरीके का होता है, एक होता है ऑर्बिटल ग्लैंड और एक होता है पैल्पेब्रल ग्लैंड, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा डीप में जानने की ज़रूरत नहीं है, बट एक एक पॉइंट आपने पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल लैक्राइमल ग्लैंड क्या होता है। तो ये आलमंड साइज़ का होता है और पैल्पेब्रल जो ग्लैंड है उससे बड़ा होता है साइज़ में, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। और पैल्पेब्रल जो लैक्राइमल ग्लैंड है इसके बारे में क्या ध्यान रखना है आपने, कि ये स्मॉलर होता है, इसमें 1 या 2 लोब्यूल्स मौजूद हो सकते हैं। इसके बारे में बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। और ये ऑर्बिटल एंड पैल्पेब्रल लैक्राइमल ग्लैंड्स क्या है, ये मेन लैक्राइमल ग्लैंड्स है। लैक्राइमल ग्लैंड दो तरीके के होते हैं, मेन एंड नेसेसरी। मेन फर्दर दो तरीके का होता है, ऑर्बिटल एंड पैल्पेब्रल। अब हम बात करेंगे एसेसरी को देखेंगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे एक बात है कि लैक्राइमल ग्लैंड्स के कुछ डक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। ये जैसे लैक्राइमल ग्लैंड है यहाँ पे मौजूद थी, तो उससे ना कुछ इस तरीके से डक्ट्स निकल रहे होते हैं जो कि क्या करेंगे, टीयर्स को लेके आएंगे नेजो लैक्राइमल डक्ट के थ्रू, ठीक है। आइज़ में लेके आएंगे और फिर वो नेजो लैक्राइमल सिस्टम के थ्रू ड्रेन आउट होगा। तो ये जो टीयर्स को आँखों में लेके आने के लिए डक्ट है, यहाँ पे इस तरीके से कुछ हॉरिजॉन्टल ऐसे कुछ वर्टिकली ऐसे मौजूद ये डक्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो लिखा है कि 10 to 12 डक्ट्स जो है डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की ओर आते हैं मेन ग्लैंड से। मेन ग्लैंड क्या है, मतलब लैक्राइमल ग्लैंड से नीचे की ओर आते हैं कुछ, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था वो, ठीक है। बस आपने इसमें इतना ही ध्यान रखना है। अब एसेसरी ग्लैंड्स की बात करेंगे, तो जो लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं उसमें एक मेन ग्लैंड होता है, एक एसेसरी ग्लैंड होता है। तो जो एसेसरी वाला है उसमें दो हैं, जैसे मेन वाले में 2 थे, ऑर्बिटल और पैल्पेब्रल ग्लैंड। उसी तरीके से जो एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड है वो भी 2 तरीके के हैं, ग्लैंड ऑफ क्रॉस एंड ग्लैंड ऑफ वॉल्फ्रिंग, ठीक है। इसका भी केवल नाम ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा इसके बारे में कोई पढ़ के फ़ायदा नहीं है, मतलब फ़ायदा इन द सेंस कि हमारे कुछ काम का नहीं है, ठीक है, इतना डीप में जानना। तो बस इतना ध्यान रखिए, वो काफ़ी है। अब ब्लड सप्लाई की बात करें तो लैक्राइमल ग्लैंड के तो लैक्राइमल आर्टरी से सप्लाई होती है। नर्व सप्लाई की बात की जाए तो सेंसरी नर्व सप्लाई है लैक्राइमल नर्व से। सिम्फेथेटिक जो है वो कैरोटिड प्लेक्सस ऑफ सर्वाइकल सिम्फेथेटिक चेन, इससे होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक टर्म आता है वाटरी आई, ठीक है, वाटरिंग आइज। तो इसमें 2 चीज़ें होती है, एक होता है हाइपर लैक्राइमेशन, एक होता है एपिफोरा। तो हाइपर लैक्राइमेशन क्या होता है कि जब टीयर्स का सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाए इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा जो लैक्राइमल ग्लैंड है वो अधिक मात्रा में टीयर्स का प्रोडक्शन करने लगे, तो वो हाइपर लैक्राइमेशन है। एपिफोरा का क्या मतलब है कि जब जो नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, वो कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए या वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आँखों से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। इन दोनों ही सिचुएशन में आँखों से पानी बाहर निकलेगा, चाहे वो हाइपर लैक्राइमेशन हो चाहे वो एपिफोरा हो, लेकिन अंतर आपको पता होना चाहिए। हाइपर लैक्राइमेशन में ड्रेनेज सिस्टम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइपर लैक्राइमेशन में बहुत ज़्यादा टीयर प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन एपिफोरा में क्या है, ड्रेनेज सिस्टम का ही प्रॉब्लम है, ड्रेन नहीं वो प्रॉपर्ली हो पा रहा है, इम्पेयर ड्रेनेज मैकेनिज्म है। अब बात करते हैं कंजेनाइटल नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की। ये एक डिजीज़ है, कंजेनाइटल नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है कि कंजेनाइटली किस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद हो सकता है, तो वेल्व ऑफ हेस्नर जो मैंने आपको बताया था, नोज़ में ओपन जब होता है नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, तो वहाँ पे एक वेल्व मौजूद होता है, उस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जो कि कंजेनाइटल नेज़ोलैक्राइमल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगा। फिर अब बात करते हैं कि ये 4 से 6 हफ्ते में खुद से खुल जाता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन खुद से ठीक हो जाता है 4 से 6 हफ्ते में। 90% केसेस में 1 साल का जब बच्चा होगा तब तक ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद भी अगर हमें मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ी तो हम मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अगर 6 महीने तक का बच्चा है तो उसको करी जाती है क्रिगलर मसाज, ठीक है। क्रिगलर मसाज में क्या करते हैं कि दोनों साइड से नोज़ को फ्लैट करके मसाज किया जाता है। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ,
ये देखिए कुछ इस तरीके से नाक को प्रेस करते हुए मसाज करनी होती है, ठीक है, जैसा इसमें किया जा रहा है। ये सी वाले फिगर में इस तरीके से प्रेस करते हुए ऊपर से नीचे की ओर प्रेस करते हुए, जैसे बी में ऊपर है फिर ऊपर से नीचे की ओर लेके आ रहा है ना मसाज करते हुए, इस तरीके की जो मसाज की जाती है वो क्रिगलर मसाज है। और इसमें क्योंकि एक ही साइड कर रहे हैं लेकिन हमें दोनों साइड पेशेंट को करने के लिए बोलना होता है, ठीक है। अब जो 6 महीने से 2 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए क्या करेंगे, सिरिंजिंग एंड प्रोबिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। इसमें हम 2 इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। कुछ इस तरीके का होता है, ये एक पंक्टम डायलेटर है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इससे हम पंक्टम को डायलेट करते हैं, अपर पंक्टम लोअर पंक्टम। इसकी ये एक टिप है, यहाँ पे आपको दिख रही है, ये इसकी टिप है। इससे इसको पंक्टम में डाल के पंक्टम को डायलेट किया जाता है। उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, ये सेकंड इंस्ट्रूमेंट एज अ प्रोब है। तो फिर ये हम वहाँ से फिर इंसर्ट करवा के इस जो ट्रैक्ट है उसको खोलने की कोशिश करते हैं कि किसी लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन हो तो हट जाए। तो ये सिरिंजिंग एंड प्रोबिंग में इस तरीके से किया जाता है। फिर दूसरा एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसका नाम होता है DCR, डेक्रोसिस्टोराइनोस्टमी, ठीक है। अगर हम क्रिगलर मसाज कर दिया है हमने और सिरिंजिंग प्रोबिंग सब हो चुका है, इसके बाद भी अगर पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है और बच्चा 4 साल से ऊपर हो गया है तो हम उसमें एक सर्जरी करेंगे जिसका नाम होता है डेक्रोसिस्टोराइनोस्टमी, जो कि नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम का जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको खोलने के लिए की जाती है। ये सर्जरी कभी भी 4 साल से पहले नहीं करेंगे क्योंकि जो फेशियल बोन है उनका डेवलपमेंट 4 साल पे ही कंप्लीट होता है, उससे पहले फेशियल बोन का डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है, ठीक है। अब एक बात है जो कि है टेस्ट फॉर नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। जो हमारा नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं OPD बेसिस पे, क्लिनिकल बेसिस पे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो सबसे पहला जो टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे वो होता है सिरिंजिंग एंड प्रोबिंग टेक्निक, जैसे मैंने बताया था उसमें, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा अलग है उसके कंपैरिजन में, जो हम डायलेटर और प्रोबिंग यूज़ करे थे उसके कंपैरिजन में थोड़ा अलग है। इसमें हमने क्या करना है कि नॉर्मल सेलाइन देनी है सिरिंज में, ठीक है। उसको फोर्सफुली हमें पंक्टम से इंजेक्ट कर देना है। पेशेंट के मुंह में नॉर्मल सेलाइन का टेस्ट अगर आएगा तो इसका मतलब है कि उसका जो नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम है वो नॉर्मल है, ठीक है, उसमें कहीं किसी लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन अगर उसके मुंह में नॉर्मल सेलाइन का टेस्ट नहीं आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ऑब्स्ट्रक्शन कौन से लेवल पे है, कहाँ है, वो जानने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगर हम किसी पंक्टम से इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए लोअर पंक्टम से आप उसको इंजेक्ट कर रहे हो नॉर्मल सेलाइन को और तुरंत वो वहीं से वापस आ जा रहा है, जहाँ से इंजेक्ट किया उधर से ही वापस आ जा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि उस पर्टिकुलर कैनालिकुलाई का भी ब्लॉक है, लोअर कैनालिकुलाई या अपर कैनालिकुलाई। मानिए आपने लोअर पंक्टम से डाला और वो लोअर पंक्टम से ही नॉर्मल सेलाइन बाहर आ गया, तो हमें समझ जाना है कि लोअर कैनालिकुलाई का ब्लॉक है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि मानिए हमने लोअर पंक्टम से इंसर्ट किया नॉर्मल सेलाइन और वो आया अपर पंक्टम से बाहर निकल के, तो हमें समझ लेना है जब ये दोनों कैनालिकुलाई जुड़ रही थी तो पीछे क्या बन रहा था, लैक्राइमल सैक बन रहा था, ठीक है। तो हमें समझ लेना है कि कॉमन कैनालिकुलाई के लेवल पे ब्लॉक है जिसकी वजह से लैक्राइमल सैक वाले एरिया में वो ना जाके वापस से घूम के आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझना है। और अगर हमने नॉर्मल सेलाइन डाला तो नॉर्मल सेलाइन के साथ अगर पेशेंट में पस भी बाहर निकल के आने लगे तो हमें समझ लेना है पूरा लैक्राइमल सैक और लैक्राइमल डक्ट के लेवल तक ऑब्स्ट्रक्शन है, तभी वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हुआ है और पस भी निकल रहा है, ठीक है। तो ये 3 इंटरप्रिटेशन हमें सिरेंजिंग एंड प्रोबिंग में याद रखना है। इसमें मेन ये है कि हम नॉर्मल सेलाइन यहाँ पे यूज़ करेंगे। दूसरा टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं वो होता है सैक्रिन टेस्ट। सैक्रिन टेस्ट भी कुछ इसी तरीके से किया जाता है नॉर्मल सेलाइन के जैसा ही, लेकिन इसमें हम लोग सैक्रिन को इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पे एनेस्थीसिया का यूज़ करना होता है। आँखों में एनेस्थीसिया देने के बाद हम लोग सैक्रिन को इंजेक्ट करते हैं और पेशेंट को पूछते हैं मुंह में स्वीट टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो
पेशेंट अगर आ रहा है स्वीट टेस्ट तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन है। इसके अलावा हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि उसका पेशेंट को स्वीट टेस्ट ना आए मुंह में। उसका कारण ये हो सकता है कि उसका जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे, लेकिन इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन है इसलिए नहीं टेस्ट आ रहा। तो ये टेस्ट क्या है, इसमें एरर के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए इसको उतना अच्छा टेस्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, फिर एक तीसरा टेस्ट आता है जिसका नाम होता है जोन्स टेस्ट। जोन्स टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्लोरेसेंस स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्लोरेसेंस स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे कि पेशेंट के नाक में एक वेट कॉटन स्वाब लगा देंगे और फिर पेशेंट की आँख में डालेंगे फ्लोरेसेंट की स्ट्रिप। ठीक है, 15 मिनट के बाद अगर जो हमने उसके नाक में वेट कॉटन स्वाब लगाया है वो फ्लोरेसेंट से स्टेन हो गया तो मतलब उसका नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम नॉर्मल है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन अगर वो स्टेन नहीं हुआ तो मतलब नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम में उसके ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ये होता है जोन्स टेस्ट टाइप 1। जोन्स टेस्ट टाइप 2 में हम लोग क्या करते हैं कि डाई की जगह हम लोग सिरिंजिंग करते हैं नॉर्मल सेलाइन से। ठीक है, सिरिंजिंग करेंगे नॉर्मल सेलाइन से और फिर जो हमने नाक में स्वाब रखा है उसको देखेंगे। ठीक है, वो वेट हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो मतलब नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम सही है, अगर वेट नहीं हुआ तो मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। ठीक है, ऐसा हमें समझना है। अब चौथा जो टेस्ट है नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम के ऑब्स्ट्रक्शन को जानने के लिए वो होता है डेक्रोसिस्टोग्राफी। इसमें क्या करते हैं, जिस तरीके से एंजियोग्राफी होती है, क्या करते हैं, डाई डालते हैं बॉडी में, उसके बाद हम स्कैनिंग करते हैं और हमें पता चल जाता है किसी ब्लड वेसल के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। उसी तरीके से डेक्रोसिस्टोग्राफी में क्या हम करेंगे कि यहाँ पे भी ये एक डाई का यूज़ करेंगे और फिर हम पेशेंट की फिल्म लेते हैं नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम में और फिर देखते हैं कि कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अगर उसके नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम में स्टोन मौजूद है तो वो उस फिल्म में ट्रांसल्यूसेंट सा दिखेगा। अगर ट्यूमर मौजूद है तो वो कैसा दिखेगा, नॉर्मल कॉन्टूर उसका रहेगा, थोड़ा सा डार्कर शेड में रहेगा, तो हम समझ जाएंगे। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है लेकिन ये इतना हमारा कुछ यूज़फुल नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे हम नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम के ऑब्स्ट्रक्शन का पता लगाएं। अब नेक्स्ट जो हमें मेन डिजीज़ पढ़नी है वो है डेक्रोसिस्टाइटिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस को। ठीक है, तो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस ये क्या होता है, सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्राइमल सैक और कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ स्वेलिंग इन द रीजन ऑफ सैक। ठीक है, इसमें क्या है, सुपरेटिव यानी कि पस है वहाँ पे, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन है वहाँ पे, कहाँ, लैक्राइमल सैक वाले एरिया में। ठीक है, और ये कैसा होता है, एक एक्यूट होता है, पेनफुल स्वेलिंग होती है इनर कैंथस में। ठीक है, मैंने आपको बताया था, देखिए ये जैसे आईज़ है। ठीक है, ये आई है, ये नोज़ है। ठीक है, टूवर्ड्स द नोज़, ये इस एरिया को, इस जंक्शन को कहते हैं इनर कैंथस या फिर मीडियल कैंथस। ठीक है, जो टूवर्ड्स द नोज़ है, ये जो टूवर्ड्स द ईयर को है हमारे, वो कहलाता है आउटर कैंथस या लेटरल कैंथस। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो ये स्वेलिंग कहाँ मिलेगी हमें, इनर कैंथस वाले एरिया में मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी, पस भरा रहेगा उसमें, साथ ही साथ क्या है, इन्फ्लेमेशन है वो। ठीक है, तो मैं इसकी एक इमेज दिखाती हूँ आपको एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये होता है। ठीक है, पस इनर कैंथस वाले में है, लाल सूजन वाला एरिया यहाँ पे हो रखा है, कुछ इस तरीके का एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस लगता है। अब इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो किन कारणों से होता है, तो इसका मेन कारण है कि नेज़ोलैक्राइमल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से टीयर्स का ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो रहा है, टीयर्स का स्टेसिस हो रहा है और फिर वहाँ इन्फेक्शन होके पस बन जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस ओरिएस नाम का ऑर्गेनिज्म है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है
और नीमोकोकस भी ये डिजीज़ करवाता है। अब जो ये डेक्रोसिस्टाइटिस है, ये 3 स्टेजेस होती हैं इसकी। एक होता है सेलुलाइटिस, लेक्राइमल सैक एंड फिस्टुला वाली फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो 40 से 60 साल की एज में ये ज़्यादा कॉमन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लेक्राइमल ड्रेनेज सिस्टम जो है अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर देता है, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पुअर पर्सनल हाइजीन के कारण भी ये होता है। अब बात करते हैं इसकी पहली स्टेज की, जिसका नाम है स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस, ठीक है। इसमें मेनली क्या दिखेगा? पेनफुल स्वेलिंग दिखेगी लेक्राइमल सैक वाले रीजन में, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या रहेगा? एपीफोरा, लगातार आंखों से पानी आएगा, फीवर रहेगा एंड मैलेस रहेगा, पूरे बॉडी में पेन उसको होगा। ये क्या है? स्वेलिंग जो है वो रेड होगी, हॉट होगी, फर्म होगी एंड टेंडर, पेन होगा टच करने पे। जो रेडनेस है और एडिमा है वो क्या है? कई बार लिप्स एंड चीक्स तक भी फैल सकता है, और इसका अगर टाइम पे ट्रीटमेंट किया जाए तो ये स्टेज ठीक हो जाती है, ठीक है। ये पहली स्टेज है सेलुलाइटिस की। यहाँ पे क्या है ना, अभी सिर्फ एक लाल लाल सा सूजन वाला फोड़ा ही बना है इनर कैंथस वाले में, ठीक है। अभी इस लेवल पे पस नहीं भरा है उसमें। सेकेंड स्टेज जब आएगी, जिसका नाम है लेक्राइमल एप्सिस, इसमें ना वो उस फोड़े में अब पस भरने लगेगा। तो इसमें क्या होता है? कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन रहता है। क्यों? क्योंकि कैनालिकुलाई पे ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण इसमें लगातार इन्फ्लेमेशन बना रहता है, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई इसमें। मेरे कहने का मतलब ये था कि देखो, फर्स्ट स्टेज क्या थी? सेलुलाइटिस की थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था कि लगातार सूजन बनी हुई थी। तो सूजन बनने से क्या होता है कि वो ना कैनालिकुलाइज को कंप्रेस करती है, दोनों साइड से पूरा सूजन है वहाँ उस एरिया में। तो सूजन होने की वजह से क्या है? कैनालिकुलाई ना कंप्रेस होने लगते हैं, कैनालिकुलाई पे प्रेशर बनता है, और फिर क्या होता है कि उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ लिखिए कि कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन क्या करता है? कैनालिकुलाइज का ऑब्स्ट्रक्शन करवा देता है इस स्टेज में। अब जब ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा तो क्या होता है कि फिर वहाँ पे टीयर्स का स्टेसिस भी होने लगेगा। फिर क्या यहाँ पे होगा? पस होगा, और धीरे धीरे क्या होगा कि एंटीरियर वॉल जब पस भर जाएगा ना, तो पस एक लिमिट तक, मतलब एक बाल्टी में अगर आप पानी भरेंगे तो एक लिमिट तक ही भरेगा, उसके बाद तो वो बाहर ही निकलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है कि एक लिमिट तक यहाँ पे पस बनता है, उसके बाद क्या है कि वो फट के बाहर निकलता है। तो कहाँ से फटेगा? एंटीरियर वॉल, माने कि स्किन जो है उसकी सामने से फट के अब वो बाहर निकलेगा। मतलब फेस पे पहले सिर्फ पहली स्टेज में क्या था? उसके आंखों से पानी आ रहा था। अब दूसरी स्टेज में क्या है? क्योंकि वो एंटीरियर वॉल उसकी फट गई है, तो अब पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको पस डिस्चार्ज भी होता है, ठीक है। तीसरी स्टेज है फिस्टुला फॉर्मेशन की, ठीक है। अब हमने लेक्राइमल एप्सिस वाली स्टेज पे भी ठीक नहीं किया, ठीक है। पेशेंट बोल रहा था कि उसको यहाँ पे फोड़ा हुआ है आँख के पास और उसमें पस भर गया, उसके बाद भी उसने उसको ठीक नहीं करवाया, उसने ट्रीट नहीं किया। तो ये क्या हो जाएगा? अनअटेंडेड अगर इसको छोड़ेंगे तो अब ये एक्सटर्नल फिस्टुला में बन जाएगा। अब इसकी प्रॉपर एक ओपनिंग खुल जाएगी बाहर स्किन में, और लगातार पस का डिस्चार्ज होगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फिस्टुला की ओपनिंग है वो नेज़ल कैविटी में भी खुल सकती है। कई बार स्किन के बाहर, फेस के बाहर फट रहा है, और कई बार नाक के अंदर भी इसकी ओपनिंग खुल सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। पहले ट्रीटमेंट की, फिर कॉम्प्लिकेशन। ट्रीटमेंट में क्या करना है? अगर सेलुलाइटिस वाली स्टेज है, स्टेज 1 है, तो हम वहाँ पे केवल हॉट कंप्रेशन देंगे दिन में 3 से 4 बार, ठीक है। साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स देंगे और पेन किलर एनाल्जेसिक्स देंगे। अगर लेक्राइमल सैक बन गया वहाँ पे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे इंसीजन एंड ड्रेनेज करना पड़ेगा, ठीक है। चीरा लगा के वो पस को बाहर निकालना पड़ेगा। अब अगर वहाँ पे फिस्टुला बन गया तो हमें फिस्टुला में क्या करना पड़ेगा? वो फिस्टुला के ट्रैक्ट को निकालना पड़ेगा, तो फिस्टुलेक्टमी करेंगे वहाँ पे। इसके अलावा क्या करेंगे? एक ऑपरेशन होता है जिसका नाम होता है डेक्रोसिस्टेक्टमी। इसका केवल नाम जानना है आपने, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो आपके लेवल पे नहीं है काम का, उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो फिर होता है डेक्रोसिस्टेक्टमी। तीसरा ऑपरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं जो कि कहलाता है डेक्रोसिस्टोराइनोस्टमी, ठीक है। तो ये 3 तरीके का ऑपरेशन हम लेक्राइमल फिस्टुला के केस में करते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं कि कंजक्टिवाइटिस हो सकता है,
कॉर्नियल एब्रेशन हो सकता है और बाद में कॉर्निया में अल्सर बन सकता है, ठीक है। लिड का एब्सेस हो सकता है, आईलिड का एब्सेस। ऑस्टियोमेलाइटिस, ऑस्टियोमेलाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ बोन, तो इन्फेक्शन किसका, लेक्राइमल बोन का। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, पूरा जो आई बॉल का ऑर्बिट है, पूरे आँखों के चारों तरफ सूजन हो जाना। फेशियल सेलुलाइटिस, पूरे फेस की सूजन हो जाना, ठीक है। तो ये सब है कॉम्प्लिकेशन। तो ये हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म होता है एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस का। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम होता है क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। इसके भी रिस्क फैक्टर आर सेम टू एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। इसमें भी क्या है कि 40 से 60 साल में फीमेल में ज़्यादा होता है। रेस की बात करें तो जो नेग्रोज होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। इसका क्या कारण माना जाता है, क्योंकि उनका जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है वो छोटा होता है, वाइडर होता है और लेस साइनस होता है, माने कि कम स्पेशियस होता है, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हेरिडिटी फैक्टर्स है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। जो पुअर है, पुअर क्यों, मेनली ये पुअर पर्सनल हाइजीन के कारण भी होता है, ठीक है। तो इसलिए पुअर जो इकोनॉमिक स्टेटस है। इसके अलावा अब इसमें इन्होंने कुछ और फैक्टर्स बताएं जो कि कारण होते हैं टीयर्स के स्टेसिस का, ठीक है। अगर टीयर्स का स्टेसिस होगा, टीयर्स रुकेंगे तो क्या है, धीरे धीरे वहाँ पे इन्फेक्शन होने लगेगा और पस डिस्चार्ज होगा, पस फॉर्म होगा। तो कुछ रीज़न बताएं कि किन कारणों से टीयर्स का स्टेसिस होता है। सबसे पहले तो कि जो नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम है, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है, उसका कुछ एनाटमी ही ऐसी है कि वहाँ पे वो नैरो बोनी कैनाल है, तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा है, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पा रहा। इसके अलावा अगर कोई फॉरेन बॉडी नेज़ोलैक्राइमल डक्ट में चली गई तो उसकी वजह से हो सकता है। एक्सेसिव लैक्राइमेशन, जब बहुत ज़्यादा पानी बन रहा है, मतलब लगातार जो हाइपर लैक्राइमेशन की स्टेज है वो, ठीक है, कि लैक्राइमल ग्लैंड ज़्यादा टीयर प्रोडक्शन करे, तो उस कंडीशन में भी क्या है कि उतना ज़्यादा तेज़ी से ड्रेनेज नहीं हो पाता, तो वहाँ पे भी स्टेगनेशन रहता है, वहाँ पे भी स्टेसिस ऑफ टीयर्स होता है। इसके अलावा लैक्राइमल सैक में किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो गया है या लगातार कंजंक्टिवाइटिस की कंप्लेन पेशेंट कर रहा है, जिसकी वजह से लैक्राइमल सैक में इन्फ्लेमेशन हो गया है। एक तो लैक्राइमल सैक में इन्फ्लेमेशन कंजक्टिवाइटिस की वजह से भी हो सकता है, और भी किसी दूसरे इन्फेक्शन के कारण लैक्राइमल सैक में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो अगर लैक्राइमल सैक में इन्फ्लेमेशन होगा तो उसके कारण भी क्या होगा, टीयर्स का स्टेसिस होने लगेगा, ठीक है। लगातार कंजक्टिवाइटिस होने से क्या होता है कि वहाँ पे एपिथेलियल डेब्रिस है, म्यूकस प्लग है, ये सब वहाँ जमा होने लगता है। सारा जो कचरा है वो वहाँ जमा होने लगता है, डेड टिश्यूज़ सारे वहाँ जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है और स्टेसिस हो जाता है। इसकी अलावा और क्या कारण है जो कि टीयर्स का स्टेसिस कराएगा, तो जब NLD का लोअर एंड है वहाँ पे कोई डिजीज़ है, जैसे ना नाक में पॉलिप बन जाए, तो जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट था वो क्या था, नाक में ओपन हो रहा था, ठीक है। नोज़ में भी वो इंफीरियर मीटस एक होल होता है नाक में, वहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। वो जब अभी हम नोज़ वाला ENT में डिस्कस करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो क्या होता है कि हो सकता है कि उस होल में जहाँ पे नेज़ोलैक्राइमल डक्ट नोज़ में ओपन हो रहा है, तो इसके एंड पे ही वेल्व ऑफ हेस्नर के लेवल पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे नोज़ में जो पॉलिप है वो वहाँ चला जाए, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और टीयर्स का फिर स्टेसिस हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो रहा। अब बात करते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स जो कि क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस कराते हैं। तो स्टेफाइलोकोकाई है, नीमोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई, ये सब। अब क्लिनिकल स्टेजेस की बात करते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की 3 स्टेजेस थी, सेलुलाइटिस, लैक्राइमल एब्सेस एंड फिस्टुला, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम स्टेजेस की बात करेंगे। सबसे पहले है कैटरल डेक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है, स्टेज ऑफ क्रोनिक कैटरल डेक्रोसिस्टाइटिस। इसमें क्या होता है,
माइल्ड इन्फ्लेमेशन होता है केवल, ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ नेजोलैक्राइमल डक्ट, ठीक है, नेजोलैक्राइमल डक्ट में ब्लॉकेज होगा और साथ ही साथ माइल्ड इन्फ्लेमेशन दिखेगा पेशेंट में। वाटरिंग आइज़ है, लगातार आँखों से पानी बहना, यही कंप्लेंट सिर्फ पेशेंट लेके आएगा। साथ ही साथ वो कहेगा कि उसको थोड़ा रेडनेस सी इनर कैंथस वाले एरिया में लग रहा है। जब हम लोग सिरिंजिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें कि क्लियर फ्लूइड निकलेगा और कुछ फाइब्रस म्यूकॉइड रीगर्जिटेट करेंगे। मतलब जब हमने नॉर्मल सेलाइन इंजेक्ट किया उसमें, ठीक है, तो फिर क्या पेशेंट जब इंजेक्ट करेंगे ना तो बाहर क्या निकलेगा, नॉर्मल सेलाइन तो निकलेगा ही, साथ ही साथ उसके साथ कुछ म्यूकस है, कुछ फाइब्रिनस म्यूकस है या पस टाइप का कुछ डिस्चार्ज भी दिखेगा, ठीक है। नॉर्मल सेलाइन जो क्लियर फ्लूइड है वो तो निकलेगा ही, साथ ही साथ कुछ डेड टिश्यू टाइप के फ्लेक्स टाइप का कुछ निकलेगा, ठीक है। जब हम डेक्रोसिस्टोग्राफी करेंगे, जब वो फिल्म निकालेंगे तो हमें पता चलेगा उस फिल्म में देखने में कि नेजोलैक्राइमल डक्ट के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन हमें मिल रहा है और नेजोलैक्राइमल सैक जो है उसका साइज़ नॉर्मल है, ठीक है। अब स्टेज 2 की बात करते हैं, लैक्राइमल म्यूकोसील की। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि हमें क्रोनिक स्टैग्नेशन कॉजिंग डिस्टेंशन, यहाँ पे क्या है कि हमें ये पेशेंट ना अननोटिस्ड होता है, ठीक है, इतना ध्यान नहीं देते। तो इसमें क्या होता है कि लंबे समय से स्टैग्नेशन होने की वजह से, लंबे समय से टीयर्स वहाँ रुकने की वजह से क्या होता है कि लैक्राइमल सैक जो है फूल जाता है। उसमें जितनी कैपेसिटी थी उसने उतना ले लिया, लेकिन उससे ज़्यादा अमाउंट में भरा हुआ है उस एरिया में, तो वो क्या थोड़ा सा फूला हुआ सा दिखेगा। इसमें भी लगातार आँखों से पानी आ रहा है ऐसी शिकायत पेशेंट करेगा और एक स्वेलिंग इनर कैंथस वाले एरिया में भी है ऐसा पेशेंट बताएगा, ठीक है। जब यहाँ पे रीगर्जिटेशन टेस्ट किया जाएगा, रीगर्जिटेशन टेस्ट में क्या है कि हम लोग लोअर पंक्टम को जब प्रेस करेंगे, ठीक है, जब हम लोअर पंक्टम को प्रेस करेंगे तो दबाने पे क्या निकलेगा वहाँ से, मिल्की और म्यूकॉइड फ्लूइड वहाँ से निकलेगा। ऊपर जब हम सिरिंजिंग कर रहे थे तो वहाँ पे क्या निकल रहा था, फ्लेक्स निकल रहे थे, म्यूकॉइड फ्लेक्स निकल रहे थे। और यहाँ पे क्या निकल रहा है, जब हम लोअर पंक्टम को प्रेस करें तो मिल्की एंड म्यूकॉइड फ्लूइड जो है निकल रहा है। अब जब हम यहाँ पे वो फिल्म वाला टेस्ट परफॉर्म करेंगे डेक्रोसिस्टोग्राफी, तो यहाँ पे क्या हमें देखने के लिए मिलेगा कि जो लैक्राइमल सैक है वो कैसा है, फूला हुआ सा है, ठीक है, डिस्टेंडेड है और ब्लॉकेज है एनएलडी के लेवल पे, एनएलडी फॉर नेजोलैक्राइमल डक्ट। अब एक इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है एनसिस्टेड म्यूकोसील, ठीक है। एनसिस्टेड म्यूकोसील में क्या है कि लगातार इन्फेक्शन होने की वजह से कैनालिकुलाई की जो ओपनिंग्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। और फिर क्या है, हमको एक लार्ज स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है इनर कैंथस वाले एरिया में। ये भी सेम पेशेंट ऐसे ही कंप्लेन करता है क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस में। हम दोनों में अंतर कैसे कर पाएंगे, इंसिस्टेड म्यूकोसील में जब हम लोग रीगर्जिटेशन वाला टेस्ट करेंगे, यानी कि लोअर पंक्टम को प्रेस करेंगे तो हमको कुछ भी नहीं निकलेगा उसमें से। लेकिन जब क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस के पेशेंट में हम लोअर पंक्टम को प्रेस करेंगे तो वहाँ से म्यूकॉइड मिल्की डिस्चार्ज हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर होता है। तीसरी स्टेज है स्टेज ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव डेक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है, ये तीसरी स्टेज है। इसमें क्या बोलेगा पेशेंट की एपिफोरा, लगातार आंखों से पानी आ रहा है, रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस के कंप्लेन पेशेंट करेगा, बोलेगा कि एक स्वेलिंग है इनर कैंथस वाले एरिया में, इसके अलावा माइल्ड रेडनेस है उसकी ओवरलाइंग स्किन में, मतलब वहाँ पे इनर कैंथस वाले एरिया में सूजन है, रेडनेस है, साथ ही साथ बार बार कंजक्टिवाइटिस की कंप्लेन करेगा और एपिफोरा है वो ऐसा बोलेगा, ठीक है, मतलब लगातार आंखों से पानी आ रहा है। यहाँ पे जब रीगर्जिटेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, लोअर पंक्टम को प्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पुरुलेंट डिस्चार्ज जो है निकल के आएगा लोअर पंक्टम से। ओपनिंग ऑफ कैनालिक्यूलाइस क्या है, यहाँ पे ब्लॉक है, तो इसीलिए इस स्टेज का नाम एनसिस्टेड पायोसील भी कहा जाता है, ठीक है। अब लास्ट स्टेज जो यहाँ पे आ रही है वो आ रही है क्रोनिक फाइब्रोटिक सैक की। अब यहाँ पे फाइब्रोटिक सैक देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जो म्यूकोज़ा है वो बहुत थिक हो जाएगी और
ऐसा क्यों होता है कि जो म्यूकोज़ा है वो थिक हो गई है अब इधर, क्योंकि यहाँ पे लगातार एपिफोरा बना हुआ है और लगातार कुछ ना कुछ डिस्चार्ज यहाँ से निकल रहा है, तो उससे बार बार इरिटेट हो रही है वो स्किन, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है कि म्यूकोज़ा जो है थिकेंड हो जाएगी और फाइब्रोटिक सैक जैसा बनेगा। जब यहाँ पे डेक्रोसिस्टोग्राफी करी जाएगी तो यहाँ पे क्या है कि एक स्मॉल सैक उस पर दिखेगा जो कि इर्रेगुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोसा से बना है, जो कि फाइब्रोटिक सैक है ऐसा पता चलेगा उसकी इमेज से। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की यहाँ बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोबिंग करेंगे एंड लैक्राइमल सिरिंजिंग करेंगे, ठीक है। जिससे क्या है कि जो भी स्टैसिस हो रखा है, टीयर्स का पस वगैरह है, ब्लॉकेज है, वो क्लियर हो जाए प्रोबिंग एंड सिरिंजिंग की हेल्प से। इसके अलावा बलून कैथेटर डायलेटर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। बलून कैथेटर डायलेटर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है वो सब हट जाएगा, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं। जो भी ये बलून, पहले हम इस तरीके से कैथेटर डालेंगे, फिर ये बलून जो है फूल जाएगा, फुला देते हैं इसको, और उसके बाद अगर इस पूरे डक्ट में कहीं भी कुछ पस वगैरह कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो इससे क्लियर आउट हो जाएगा। तो ये बलून कैथेटर डायलेशन हम यूज़ करेंगे कब, पार्शियल एनएलडी ऑब्स्ट्रक्शन में। तीसरा जो प्रोसीजर है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, केवल नाम ध्यान रखना है, डेक्रोसिस्टोराइनोस्टमी, ठीक है। ये हमें कब करना है, जब हमें लैक्राइमल ड्रेनेज पूरा दोबारा से ही पूरा ठीक करना पड़ेगा और प्रोबिंग है, बलून कैथेटर डायलेशन है, इनसे कोई आराम ना मिले, तो हम ये सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे। एक और फिर इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसका नाम होता है डेक्रोसिस्टेक्टमी। इसमें हम कब करेंगे, जब DCR इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जब ये है DCR, ठीक है, जब ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तब ये वाला प्रोसीजर किया जाएगा। देन एक और सर्जिकल प्रोसीजर है जिसका नाम है कंजक्टिवो डेक्रोसिस्टोराइनोस्टमी, ठीक है। ये हमें कब करना है, जब कैनालिकुलाइज ब्लॉक होती है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस की, तो वही जो हमने एक्यूट में देखे थे वो आप यहाँ देख सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस है, एक्ट्रोपियन है, अभी एक्ट्रोपियन की इमेज दिखाती हूँ। इसके अलावा कॉर्निया का अल्सर है, चलो ये दिखा देती हूँ, एक्ट्रोपियन और एंट्रोपियन। कुछ इस तरीके से नीचे झुक जाना आईलिड का और इस तरीके से बाहर की तरफ मुड़ जाना इज एक्ट्रोपियन, ठीक है। इसके अलावा जब आँखों में कुछ इस तरीके से पस भर जाए, ठीक है, इस तरीके से कुछ, तो ये कंडीशन कहलाती है एंडोऑप्थेल्माइटिस। ये भी एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेक्रोसिस्टाइटिस हो सकता है। तो ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशन हैं। तो ये हमारा डेक्रोसिस्टाइटिस का टॉपिक ख़त्म होता है। इसको आयुर्वेद में रिलेट किया जाता है, जो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस है उसको पुयालस से रिलेट करते हैं, एंड जो क्रोनिक वाला है डेक्रोसिस्टाइटिस इसको श्राव से रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे संधिगत रोगों का जो बचे हुए पोर्शन है वो आयुर्वेद वाला, और मॉडर्न का जो बचा हुआ है वो सब एक साथ ही कवर हो जाएगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।